केसेस को भी साथ में स्टडी करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स एंड द सिंक फ्लो। दीस आर द केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। कि सोर्स फ्लो क्या होता है और सिंक फ्लो क्या होता है। दीस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकेटी में आपसे पूछे जाते हैं। सोर्स फ्लो क्या है, सिंक फ्लो क्या है, वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, फ्लूइड डायनामिक्स। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, वी विल डिस्कसिंग अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स, यानी हम लोग सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे थे। आपको याद होगा हम लोगों ने यूनिट 2 जब जो हमने पढ़ा है, हमने सिर्फ वेलोसिटी कॉम्पोनेंट पढ़ी यूवीडब्ल्यू, यानी हमने वेलोसिटी के बारे में बात की, हमने फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की थी। बट टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स। हम पहले बता चुके हैं द फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में किसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग मोशन के साथ-साथ इसके फोर्स की भी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड इन अ मोशन। अगर कोई फ्लूइड मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसमें कौन-कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिराइव द बर्नौली इक्वेशन विद असम्पशंस। कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में जो 11th 12th में आप लोग पढ़ते हैं, वहां भी नाम सुना होगा बर्नौली इक्वेशन का। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, इसके असम्पशन क्या होते हैं, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे और साथ में ट्राई भी करेंगे। एंड वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंटली द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इन टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज के जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका सिलेबस की बात करूं, दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 3। क्या क्या सिलेबस देखिए, क्या क्या पढ़ना है यूनिट के अंदर। वी हैव डिस्कस अबाउट पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो क्या होता है, स्पेशली सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स फ्लो सिंक फ्लो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पोटेंशियल फ्लो सोर्स फ्लो किसको बोलेंगे और सिंक फ्लो किसको बोलेंगे। दीस आर द इंपॉर्टेंट टाइप फ्लो। देन डबलेट क्या होता है, ठीक है, डबलेट किसको बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीमलाइन। हमें ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के अलोंग में हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करके दिखाना है एंड इट्स इंटीग्रेशन, उसको इंटीग्रेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेशली बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन कहां-कहां पर यूज करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस है वो आप पिटॉट ट्यूब पे देखते हैं। दीस आर दी सम डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द मास फ्लो रेट। तो पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर, वेलफिली मीटर एंड बेंड मीटर, these are the devices which works on the principle of Bernoulli theorem या Bernoulli equation। तो Bernoulli equation ड्राइव करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। देन नोचेस क्या होते हैं, वेव्स कैसे बोलते हैं, डिस्कस करेंगे। मोमेंटम इक्वेशन पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे टू दी पाइप बेंड। ठीक है, देन रेजिस्टेंस टू फ्लो, जब कोई फ्लो करेगा तो उसके पास में कौन-कौन से रेजिस्टेंस आते हैं, क्या रेजिस्टेंस ऑफर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। माइनर लॉस कौन-कौन से लगते हैं, कोई फ्लो होता है, जब पाइप में कोई फ्लो कर रहा हो तो उसके पास में कौन-कौन से रेजिस्टेंस ऑफर होते हैं, कौन-कौन से लॉसेस होते हैं, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइप्स को सीरीज में कैसे यूज करते हैं और पैरेलल में कैसे यूज करते हैं। बेसिकली पाइप की जो बात कर रहे हैं, दिस पाइप इज यूज्ड टू फ्लोइंग ऑफ द फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके लिए कैसे चाहिए, कोई चैनल चाहिए, तो पाइप के थ्रू फ्लो करेगा। तो हम लोग पाइप की बात कर रहे हैं, पाइप को हम सीरीज में कैसे लगा सकते हैं, पाइप को हम लोग पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप। जब भी किसी पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो कितनी पावर ट्रांसमिट करेगा, तो पावर का फॉर्मूला हम यहाँ पे इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे। देन साइफन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे एंड द वाटर हेमरिंग क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। तो दीस ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ द यूनिट नंबर 3 एंड एवरी टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज के लेक्चर पेपर को उन क्वेश्चन से जो अभी तक हमारे आज के टॉपिक में पढ़ने वाले अभी तक एकेटी में पूछे गए। तो दीस आर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एकेटी इन द प्रीवियस 2 to 3 इयर्स। जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हाउ विल यू ऑब्टेन बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम इट। यूलर इक्वेशन क्या होती है, कैसे इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं और कैसे हम इससे बर्नौली इक्वेशन को ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हमारा 2025 यानी कि इसी साल, इस साल एकेटी का पेपर आया था हमारा, उसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूलर इक्वेशन क्या होती है और यूलर इक्वेशन से हम लोग कैसे ट्राई कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन को, ये हमें बताना था। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द अजम्पशन, राइट द नेम ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द फ्लूइड फ्लो। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें कितने फोर्स लगते हैं। देखिए, जो इनर्शिया फोर्स होता है फ्लूइड फ्लो करने के लिए, व्हिच इज इक्वल टू ma। तो इनर्शिया फोर्स जो बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे फोर्स रिस्पांसिबल होते हैं। जब फ्लूइड को इनर्शिया मिलता है उसके लिए बहुत सारे फोर्स रिस्पांसिबल होते हैं। तो हमें ये पूछा गया था, व्हाट आर द नेम ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द फ्लूइड फ्लो। जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो कौन से फोर्स में प्रेजेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में। देन एक क्वेश्चन 2023 में आया हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंक फ्लो। जैसे कि मैंने बताया था पीछे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, ये जो पोटेंशियल फ्लो है इसमें सोर्स फ्लो भी पढ़ना है और सिंक फ्लो भी पढ़ना है। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा 2023 में, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंक फ्लो, सिंक फ्लो क्या होता है आपको इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द अजम्पशन मेड इन द यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अजम्पशन क्या होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करें इसकी। तो जब भी हम यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, बर्नौली इक्वेशन ट्राई करेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन ट्राई करने से पहले यूलर इक्वेशन निकालेंगे, इससे पहले हम अजम्पशन मानते हैं। वो अजम्पशन क्या होती है, अजम्पशन आपको पता होना चाहिए। ये लगभग 5-7 अजम्पशन होती है, हर साल जनरल एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिफोर राइटिंग द बर्नौली इक्वेशन और द यूलर इक्वेशन व्हाट आर द अजम्पशंस जो हमें मान के चलने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो आईकेटी ने अभी तक हमारे आज के टॉपिक से पूछे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, इस लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने में आप एलिजिबल होंगे और समर्थ होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो 2025 में आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल फ्लो। ठीक है, आइडियल फ्लो क्या होता है, पोटेंशियल फ्लो क्या होता है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, पीछे इसको भी एक क्वेश्चन आप लिखना रह गया है। एक क्वेश्चन ये 2025 में, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल फ्लो और पोटेंशियल फ्लो। ठीक है, आइडियल फ्लो या पोटेंशियल फ्लो किसको बोलते हैं। तो आइडियल फ्लो या पोटेंशियल फ्लो क्या होता है, ये पूछा गया था आपसे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल फ्लो। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे आइडियल फ्लो को या पोटेंशियल फ्लो को। हम लोगों ने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लूइड की, तो एक हमने आइडियल फ्लो की बात की थी। आइडियल फ्लो हमने उससे बोला था इसकी विस्कोसिटी 0 होती है। जनरली ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम लोग वाटर को या एयर को कई बार जो हमारा आइडियल फ्लो से कंसीडर कर लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लो की। आइडियल फ्लो किसको बोलेंगे भाई, तो आइडियल फ्लो किसको बोलेंगे, देखिए आइडियल फ्लो और द पोटेंशियल फ्लो, दो नाम है इसके, आइडियल फ्लो बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं। आइडियल फ्लो और द पोटेंशियल फ्लो डिस्क्राइब्स द थ्योरेटिकल मोशन ऑफ एन इमेजिनरी फ्लूइड दैट इज इनविस्किड एंड इनकंप्रेसिबल। अभी दो जो वर्ड पे लिखे हुए हैं, इनविस्किड और इनकंप्रेसिबल, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। हम लोग पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि भाई इनविस्किड का मतलब क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी 0 होगी। तो 0 विस्कोसिटी क्या बोलेंगे हम लोग, इनविस्किड। और इनकंप्रेसिबल किसे बोलते हैं, जिसकी आपकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो हमारा हो गया कंप्रेसिबल लिक्विड। तो जो आइडियल पोटेंशियल फ्लो क्या है, क्या कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इट इज द इमेजिनरी फ्लूइड दैट इज इनविस्किड एंड इनकंप्रेसिबल एंड इरोटेशनल। इरोटेशनल यानी कि वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी नहीं करता है। तो तीन से कैटेगरी लिखी हुई है पोटेंशियल फ्लो की, ये तीन चीजें रिकवर हुई हैं, दैट विल बी द केस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो और द आइडियल फ्लो। इनविस्किड यानी कि इसकी विस्कोसिटी 0 हो, इनकंप्रेसिबल इसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, और इरोटेशनल जिसमें फ्लूइड के एलिमेंट्स अपने एक्सिस रोटेशन ना कर रहे हो, इसको बोलेंगे हम लोग आइडियल फ्लो और पोटेंशियल फ्लो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मींस द फ्लूइड फॉर्म्स द डेंसिटी रो इज कांस्टेंट, इसकी डेंसिटी रो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनविस्किड से बोलेंगे फ्लूइड जिसको जिसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, दैट विस्कोसिटी हमारी 0 रहेगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी 0 दैट मींस CS+ 0 रहेगा। एंड अ फ्लूइड फॉर व्हिच द डेंसिटी इज कांस्टेंट, द विस्कोसिटी 0 इज नोन एज द आइडियल फ्लूइड। इसको हम लोग यहां पे डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड, द फ्लूइड फॉर व्हिच द डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड विस्कोसिटी 0 इज कॉल्ड एज द आइडियल फ्लूइड। एंड सच फ्लो इज कॉल्ड एज द आइडियल फ्लो, जिसमें उस फ्लो में क्या होगा, हमारा इनकंप्रेसिबल रहेगा, इनविस्किड रहेगा और इरोटेशनल भी रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्लो और पोटेंशियल फ्लो, आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो के क्या इंपॉर्टेंट केस हो सकते हैं, दीस आर द पॉसिबल केस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो, कि जहां पे पोटेंशियल फ्लो को मिलता है। तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो, नेमली फर्स्ट वन द यूनिफॉर्म फ्लो। ये यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हम लोग यूनिट 2 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बताया था। वहां पे बहुत सारे फ्लो पढ़े थे, लाइक आपका स्टडी फ्लो किसे बोलते हैं, स्टडी फ्लो बोलते हैं, 1 2 3 फ्लो किसे बोलते हैं, सबसोनिक सुपरसोनिक, सबक्रिटिकल सुपरक्रिटिकल, इस तरीके से हमने टाइप्स के टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े थे। उसी में से एक यूनिफॉर्म फ्लो हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है, दैट इज द केस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। तो जहां यूनिफॉर्म फ्लो है, दैट इज द केस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। दूसरा होता है सोर्स फ्लो एंड द सिंक फ्लो। दीस टू आर द इंपॉर्टेंट वन, इन जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोर्स फ्लो क्या होता है, सिंक फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। देखिए फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या होगा, अभी तो डिस्कस करेंगे करके, पहले नाम पढ़ लेते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट है सुपर इम्पल्स फ्लो। ये पांच तरह के केस हो सकते हैं किसी भी पोटेंशियल फ्लो में, आइडियल फ्लो में, आइडियल फ्लो और पोटेंशियल फ्लो। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि व्हाट आर द पॉसिबल केस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो, यू कैन राइट दीस आर द पॉसिबल केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो इन व्हिच द आपका क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स फ्लो, सिंक फ्लो, सुपर इम्पल्स फ्लो एंड द फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ये पांच तरह के फ्लो है, दीस आर द केसेस ऑफ द पोटेंशियल फ्लो। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट।
यूनिफॉर्म फ्लो से स्टार्ट करते हैं, जो हमने केस में पढ़े। तो फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलेंगे? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यूनिट में। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी अगर डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट अगर है, दैट इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लो। उसका क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस, यानी कि लेंथ, वो लेंथ के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म फ्लो। दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां पे हम इसको डिटेल में थोड़ा सा बात करें यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो यूनिफॉर्म फ्लो देखिए क्या होता है? इट मे बी द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट मे बी द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से पैरेलल हो सकती है और ये वाई एक्सिस से पैरेलल भी हो सकती है। तो यूनिफॉर्म फ्लो दो तरह से मिल सकता है, एक्स एक्सिस मिल सकता है और पैरेलल टू द वाई एक्सिस भी आपको मिल सकता है। अब देखिए यहां पे पैरेलल टू द हमने हम लोग ने आपको देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस से पैरेलल फ्लो हमारा इसमें हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर कोई फ्लो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा क्या बोलेंगे हम लोग? द यूनिफॉर्म फ्लो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली द यूनिफॉर्म फ्लो मे बी द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये क्या हो सकता है आपका? वाई एक्सिस के पैरेलल में भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में भी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड मे बी द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब देखिए हम लोगों ने आपको याद हो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट पढ़े थे। जो वेलोसिटी रहेगी दैट उसके अंदर तीन डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में क्या पढ़ा था कंपोनेंट पे u, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट पढ़ा है v और z डायरेक्शन में कंपोनेंट पढ़ा है w। u v w, these three are the वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x y and z डायरेक्शन। अब देखिए यहां पे अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज वेलोसिटी सपोज कैपिटल u मान लेता हूं, तो यहां पे जो y एक्सिस पैरेलल होगा, लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ दिस इक्वल टू द कैपिटल u। तो u इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस और दिस पैरेलल टू द y एक्सिस। तो यूनिफॉर्म फ्लो को बोल रहे हैं। अब देखिए यहां पे अब अगर मैं दो डायमेंशन की बात करूं x y की, तो u और v की मैं बात करूं u v, तो x एक्सिस की बात करें जो पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा हमारा फ्लो व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसमें मैं बात करूं तो इसके लिए u की वैल्यू रहेगी इक्वल टू कैपिटल u एंड v की वैल्यू केस में 0, यानी कि x डायरेक्शन कंपोनेंट वेलोसिटी का वो तो कितनी रहेगा? जो कि x वेलोसिटी u है और y डायरेक्शन कुछ भी नहीं है हमारा, बिकॉज़ इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, दैट्स व्हाई v इज इक्वल टू 0। इसमें हम बात करें पैरेलल टू y एक्सिस में, तो इसमें u इज इक्वल टू 0 है, यानी कि y में x वेलोसिटी नहीं मिल रही है और v जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में इज इक्वल टू द कैपिटल u। यू कैन राइट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x एंड y डायरेक्शन बाय यूजिंग द यूनिफॉर्म फ्लो पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो हमारा एक्सिस पे पैरेलल होता है और y एक्सिस पे पैरेलल हमारा यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सोर्स फ्लो। दैट इज इंपॉर्टेंट वन कि सोर्स फ्लो किसको बोलेंगे? देखिए सोर्स फ्लो का मतलब क्या होगा? द फ्लो व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट मूविंग आउट रेडियली इन ऑल डायरेक्शन। किसी पॉइंट से फ्लो आ रहा है, यू कैन सी जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका फ्लो निकल रहा है ये वाला इस तरीके से। तो द फ्लो व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट, ये डायग्राम में बना हुआ है। तो द फ्लो कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूविंग आउट रेडियली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ अ प्लेन एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी पॉइंट से यूनिफॉर्म रेट से हर डायरेक्शन में उस प्लेन में अगर कोई फ्लो हो रहा है, दैट इज द केस ऑफ द सोर्स फ्लो। क्या बोलेंगे हम लोग? सोर्स फ्लो। सोर्स फ्लो क्या होगा? पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। तो किसी पॉइंट से अगर रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रहा है हर डायरेक्शन में इन अ प्लेन, दैट इज द केस ऑफ द सोर्स फ्लो। क्या बोलेंगे हम लोग? सोर्स फ्लो। नेक्स्ट आता है हमारा सिंक फ्लो। जो हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंक फ्लो? सिंक फ्लो जस्ट अपोजिट होता है आपका सोर्स फ्लो का। इट इज जस्ट अपोजिट टू द दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ सोर्स फ्लो। सोर्स फ्लो में क्या होता है हमारा? सोर्स फ्लो में लिक्विड हमारा पॉइंट से आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर हमारा कोई फ्लूइड रेडियली इनवर्ट जाएगा किसी पॉइंट की तरफ, उसको बोलेंगे हम लोग सिंक फ्लो। सो द फ्लो इन व्हिच द फ्लूइड मूव्स रेडियली इनवर्ट्स, क्या बोलते हैं इसमें? इनवर्ट्स टुवर्ड अ पॉइंट वेयर इट इज डिसअपियर एट अ कांस्टेंट रेट। और कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंक फ्लो। हर पॉइंट से आपका फ्लो आएगा और किसी एक पॉइंट जाके यूनिफॉर्म रेट से वो हमारा पहुंच के कांस्टेंट रेट से डिसअपियर हो जाएगा, दैट इज द केस ऑफ द सिंक फ्लो। तो सोर्स फ्लो में क्या होगा? सोर्स फ्लो में रेडियली हमारा आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली आउट, और सिंक फ्लो में क्या हो रहा है? रेडियली इनवर्ट जा रहा है, दिस इज द केस ऑफ द सिंक फ्लो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को नहीं बनाना है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, आपको 23 में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय द सिंक फ्लो। तो सिंक फ्लो के बारे में आपको दो लाइन देनी है। सिंक फ्लो क्या होता है? इट इज अपोजिट टू सोर्स फ्लो एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिंक फ्लो। इस वजह से हम बता सकते हैं डायग्राम ऑफ द सिंक फ्लो। आगे हमारा नेक्स्ट फ्री वोर्टेक्स फ्लो। देखिए वोर्टेक्स फ्लो किसको बोलते हैं? जब कोई फ्लूइड मूव करता है, रोटेट करता है, तो वो वोर्टेक्स बनता है। तो वोर्टेक्स फ्लो दो तरीके से होता है, कोल्ड वोर्टेक्स फ्लो और फ्री वोर्टेक्स फ्लो। ये वही है जैसे आपको देख सकते हैं जैसे कि भवन होता है किसी नदी में, किसी नहर में भवन बनता है पानी का, जिसमें लिक्विड क्या होता है, वाटर क्या होता है, इस तरीके से रोटेट करता है, दैट इज द केस ऑफ द फ्री वोर्टेक्स फ्लो। या आपने घर में देखा होगा एक बार वाश बेसिन में पानी भर जाता है, तो वाश बेसिन से पानी निकलता है, तो वो इस तरह से रोटेट करता है, तब निकलता है नीचे की तरफ। तो दैट इज द केस ऑफ द फ्री वोर्टेक्स फ्लो। बट इन एक्चुअल डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे हम लोग? दिस इज डिफाइंड एज इट इज अ सर्कुलेटरी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड सच दैट इट्स स्ट्रीमलाइन आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर मैं इसकी स्ट्रीमलाइन बनाऊं तो कैसे बनेगी? दे विल बी लाइक सर्कल्स। ये कैसे बनेंगे? सर्कल बनेंगे आपकी इस तरीके से। तो स्ट्रीमलाइन अगर आपकी इस तरह से सर्कल बनेंगे तो दिस इज द केस ऑफ द फ्री वोर्टेक्स फ्लो। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री वोर्टेक्स फ्लो। नेक्स्ट है सुपरइम्पोज्ड फ्लो। अब सुपरइम्पोज्ड फ्लो क्या होता है देखिए? तो सुपरइम्पोज्ड फ्लो रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक पोटेंशियल फ्लो। जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, जो पोटेंशियल फ्लो केस हैं, लाइक सोर्स फ्लो क्या है, सिंक फ्लो क्या है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो क्या है, तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक पोटेंशियल फ्लो सच एज द यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो, vortex flow and doublet। doublet क्या करेंगे? टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न लाइक फ्लो अराउंड अ सिलेंडर और एन एरोफॉइल। अगर किसी सिलेंडर बॉटल बॉडी को हम रखते हैं, उसके ऊपर अगर एयर को मूव कराऊं, तो एयर जो मूव करेगी उसके ऊपर कुछ तरीके से मूव करेगी। देखिए दिस इज द डायग्राम इन व्हिच द एयर इज मूविंग ओवर अ सर्कुलर सेक्शन। ठीक, अगर सर्कुलर सेक्शन पे मूव करेगी तो यहां पे जो पॉसिबिलिटी बनती है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द फ्लूइड फ्लो जो हमने पोटेंशियल फ्लो के केस पढ़े हैं। सोर्स फ्लो भी बन रहा है, यहां पे सिंक फ्लो भी बन रहा है, आपका यूनिफॉर्म फ्लो भी बन रहा है और आपका vortex फ्लो भी बन रहा है। vortex फ्लो कैसे पता है? बिकॉज़ कुछ फ्लो क्या रहेगा आपका, वो रोटेट करेगा इस तरीके से। ये पैटर्न बनेगा, इस तरीके से मिक्स पैटर्न बनेगा। तो सिंपल आता है सुपरइम्पोज्ड फ्लो किसको बोलेंगे? जिसमें कंबाइन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक पोटेंशियल फ्लो लाइक यूनिफॉर्म फ्लो, सिंक फ्लो, सोर्स फ्लो, vortex फ्लो एंड द doublet फ्लो। doublet किसे बोलते हैं? इस बारे में पढ़ लेते हैं। doublet फ्लो किसे बोलते हैं? अगर हम सोर्स फ्लो को और सिंक फ्लो को इफ वी कंबाइन द सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो, then this case is called as the doublet। इसे बोलते हैं doublet। तो doublet flow is an idealized fluid flow pattern created by the superposition of a source flow and the sink flow of equal span placed infinitely close together। अगर कहीं पर आपका देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ द सोर्स फ्लो, ये हमारा सोर्स फ्लो है जिसमें फ्लूइड हमारा रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, एंड दिस इज द केस ऑफ द सिंक फ्लो जिसमें फ्लूइड हमारा रेडियली इनवर्ट जा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस सपोज यहां पे इस सेंटर लाइन से डिस्टेंस a है और इसकी डिस्टेंस a है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल टू 2a। अगर मैं दोनों जो हमारे फ्लूइड है सुपर इंपोज कर दूं तो कुछ तरीके से बनेगा। मुझे क्या मिल रहा है यहां पर? सोर्स फ्लो मिल रहा है और सिंक फ्लो मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ केस इन व्हिच वी कंबाइन द सोर्स फ्लो एंड द सिंक फ्लो इज कॉल्ड एज द doublet। इसे बोलते हैं doublet। ठीक है, तो अगर पूछ ले एग्जाम में दोनों आपसे व्हाट डू यू मीन बाय doublet, तो द स्पेशल केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो इज कॉल्ड एज द doublet। अगर आपको ये बता देना है इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन बन के आप देखेंगे कि सोर्स फ्लो मिल रहा है और आपका सिंक फ्लो मिल रहा है, किसी पॉइंट पे मिल भी नहीं सारे आगे और किसी पॉइंट से ही जा भी रहे हैं। तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो। ठीक है, तो देखेंगे आप ये लाइन देखेंगे तो कुछ पॉइंट पे मिल भी रहे हैं, कुछ पॉइंट से बाहर जा भी रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ द सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो व्हेन वी सुपरइम्पोज बोथ द फ्लो, सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो। तो दोनों की डिस्टेंस कम कर देंगे, इनफिनिटी क्लोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज द doublet। सुपरइम्पोज में क्या बोला बीच वाले हमने? जिसमें सोर्स भी होगा, सिंक भी होगा, यूनिफॉर्म भी होगा, फ्री वोर्टेक्स भी होगा, सब सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सुपरइम्पोज फ्लो। बट इन केस ऑफ doublet वी विल मिक्स ओनली द सोर्स फ्लो एंड द सिंक फ्लो इन द स्पेशल केसेस। चलिए ये तो सब कुछ हमारा डेफिनेशन क्या भी हमारा फ्लो कैसे टाइप का होता है, क्या हमारा केस बन सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो वी हैव टू स्टडी द फ्लूइड मैकेनिक्स इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमैटिक्स एंड वन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में जो मैं कुछ बता दूं पहले आपको, सबसे पहले इट इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1,
इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स है हमारी, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो है हमारा फ्लूइड स्टैटिक, एंड सेकंड जो हमने बात की फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अब फ्लूइड स्टैटिक्स को बताया था हमने, जहां पर फ्लूइड का हमारा क्या होगा, वो फ्लूइड हमारा रेस्ट पर हो, द फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, यानी वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लूइड स्टैटिक। और फ्लूइड मोशन में है तो बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स में दो केस मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा, एक तो होता है हम काइनेमेटिक और एक होता है काइनेटिक। जहां पर सिर्फ मोशन की बात करेंगे, वेयर वी स्टडी ओनली द मोशन, सिर्फ हम लोग उसकी मोशन की बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स का वो पार्ट जिसमें हम लोग मोशन के साथ साथ उसके कॉज यानी फोर्स की भी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। यहां पर जो हम बात करेंगे, हमें बात बात करें हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स जैसे कि मैंने पहले से रिपीट करने के बाद फिर से, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन अलोंग विद द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो, जिस कॉज की वजह से फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड डायनामिक्स। सो स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन अलोंग विद द फोर्सेस दैट कॉज द फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड डायनामिक्स। नाउ द फ्लूइड डायनामिक्स इज गवर्नड बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला इक्वेशन न्यूटन की। न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो पूरी जो फ्लूइड डायनामिक्स है हमारी, वो जनरली किस पर बेस्ड है हमारी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो क्या कहता है, द इनर्शिया फोर्स F इक्वल टू ma, दिस इज Fi, बेसिकली दिस इज द F इनर्शिया I। इनर्शिया फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू m इनटू a, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेयर F इज द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, Fi इज द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, और यू कैन से दिस इज द इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स। m क्या होगा, दैट इज द मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट ऑन व्हिच द फोर्स एक्ट, वो मास जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड a इज नथिंग बट इट इज द टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन है a। सो F इज इक्वल टू m, वी ऑल नो दैट, ये क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ द न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे इसमें यूज करेंगे हम लोग, इसमें फ्लूइड डायनामिक्स में। तो फ्लूइड डायनामिक्स इज गवर्नड बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये बात करते हैं हम लोग फोर्सेस की, कि कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं जब कोई फ्लूइड मूव करता है, यानी कि मोशन में जब कोई फ्लूइड होगा तो उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। अब फ्लूइड में भी सब्जेक्ट टू द वेरियस फोर्सेस ड्यूरिंग द मोशन, सच एज, अब देखिए हम फोर्स के नाम लिखे हुए हैं कुछ, एक एक करके पढ़िए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी फोर्स की। देखिए जब भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसका वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ऑब्वियसली। तो जब भी फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो वेट की वजह से जो उसका ग्रेविटी फोर्स है वो हमारा एक्शन आएगा। सो द फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी फोर्स, व्हेन लिक्विड मूव्स इट्स वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटी फोर्स। तो दिस इज द फर्स्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ मूविंग फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर फोर्स। देखिए जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा, दैट मींस ऑब्वियसली क्या रहेगा, उसमें प्रेशर डिफरेंस रहा होगा, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से हमारा फ्लूइड फ्लो करता है। तो प्रेशर डिफरेंस अगर है, दैट मींस वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड या फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो द सेकंड फोर्स इज कॉल्ड एज द प्रेशर फोर्स। थर्ड वन है हमारा विस्कस फोर्स। वी ऑल नो दैट एवरी फ्लूइड हैज सम काइंड ऑफ विस्कोसिटी। जब कोई विस्कोसिटी होगी तो लेयर्स के बीच में कुछ स्ट्रेस लगेगा, जब स्ट्रेस लगेगा तो वहां पर क्या लग रहा होगा, कुछ शेयर फोर्स लग रहा होगा, दैट शेयर फोर्स इज कॉल्ड एज द विस्कस फोर्स डिनोटेड बाय Fb। तो ग्रेविटी फोर्स को Fg से हम डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय Fg। प्रेशर फोर्स को Fp, F फॉर फोर्स, P फॉर प्रेशर, विस्कस फोर्स डिनोट करके फोर्स Fv यानी विस्कस फोर्स। नेक्स्ट आपका टर्बुलेंस फोर्स। हमने दो तरह के फ्लो पढ़े थे, एक होता है लैमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो में फ्लूइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एक ग्रेफिट पाथ में मूव करते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो के पार्टिकल्स जिगजैग वे में मूव करते हैं। जब जिगजैग में मूव करेंगे फ्लूइड के पार्टिकल तो वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका सरफेस टेंशन फोर्स। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है लिक्विड के ऊपर, दैट इज द केस ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, इसे नोट करते हैं हम लोग Fs से, और टर्बुलेंस फोर्स को नोट करते हैं Ft से। नेक्स्ट आपका इलास्टिक फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स डिनोटेड बाय Fe। तो इलास्टिक फोर्स यानी कि जो इलास्टिसिटी है लिक्विड की, उसकी वजह से जो हमारा फोर्स लगता है, जो कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, किसी भी फ्लूइड की अगर एबिलिटी है वो कंप्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्रेसिबिलिटी फोर्स और द इलास्टिक फोर्स। तो दीस आर सम कॉमन टाइप ऑफ द फोर्स जो किसी भी फ्लूइड पे एक्ट करते हैं, जब फ्लूइड हमारा कैसा होता है, किसी मोशन में होता है। सो व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, दीस टाइप ऑफ फोर्सेस विल बी एक्ट ऑन द बॉडी। तो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, व्हाट काइंड ऑफ द फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग फ्लूइड। तो आपको इन सारे फोर्स के बारे में, जो छह फोर्स लिखे हुए हैं, सारे बताने थे। ठीक है, सो यू कैन इजीली राइट दीस टाइप ऑफ द फोर्सेस, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो इतने फोर्स के ऊपर लगते हैं। चलिए अब ये जो सारे फोर्स हमारे बने हुए हैं, दीस ऑल द फोर्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं उस फ्लूइड के लिए इनर्शिया फोर्स। ठीक, तो ये सारे फोर्स क्या बनाएंगे, दे विल मेक द इनर्शिया, ताकि वो फ्लूइड इजीली मूव करे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट में हम देता हूं पहले सा फटाफट से। इनर्शिया फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दी, क्या फोर्स है देखिए हम यहाँ पे, सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स Fg, प्रेशर फोर्स Fp, विस्कस फोर्स Fv, टर्बुलेंस फोर्स Ft, सरफेस टेंशन फोर्स Fs, इसको ऐसे कितना Fs। ठीक है, एंड लास्ट इज द इलास्टिक फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स F। ठीक है, तो ये सारे छह फोर्स इसलिए रिस्पांसिबल है इनर्शिया के लिए, एंड वी ऑल नो दैट दिस इनर्शिया फोर्स इज आल्सो इक्वल टू द ma एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो इनर्शिया फोर्स है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू द ma। जो मास इनटू एक्सेलरेशन इनर्शिया फोर्स बराबर आ रहा है, तो उस इनर्शिया फोर्स से कौन रिस्पांसिबल है, उस इनर्शिया फोर्स के लिए ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ये सारे फोर्स रिस्पांसिबल होते हैं जब कोई फ्लूइड मूव कर रहा होता है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने लिए कुछ जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूलर इक्वेशन। तो यूलर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए इसमें कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो जनरली किसी फ्लूइड पे नेग्लिजिबल होते हैं। तो वी कैन राइट हियर जनरली, देखिए जो कुछ लिक्विड होते हैं कुछ के लिए ये सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स ये नेग्लिजिबल होते हैं। दीस आर द नेग्लिजिबल फोर्स फॉर सम केस ऑफ द फ्लूइड फ्लो। जनरली मिलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स Fs एंड इलास्टिक फोर्स Fe आर नेग्लिजिबल फॉर फ्लो और फ्लूइड। ठीक है, तो जनरली दो क्या रहेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या रहेंगे हमारे, जनरली नेग्लिजिबल रहते हैं। अब देखते हैं आगे, देखिए हमारे अब जो विस्कस फोर्स है, अगर मैं विस्कस फोर्स की बात करूं, अगर कोई फ्लूइड आइडियल फ्लूइड रहेगा तो आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, इसकी विस्कोसिटी जीरो होगी। जब विस्कोसिटी जीरो हो गई तो कोई शेयर स्ट्रेस नहीं बचेगा, जब विस्कोसिटी जीरो, विस्कस फोर्स क्या बनेगा, जीरो। तो अगर कोई केस हमारा आइडियल फ्लूइड है तो फॉर आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी कितनी रहेगी, जीरो। जब विस्कोसिटी जीरो है तो विस्कस फोर्स कितना रहेगा हमारा, जीरो। ठीक है, अब ये कैसे लिखा, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। वी ऑल नो दैट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। तो अगर कोई फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है तो विस्कोसिटी का जीरो हो रही है, तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा इस केस के लिए, तो शेयर स्ट्रेस विल इक्वल टू दी जीरो। जब शेयर स्ट्रेस जीरो है तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज़ शेयर स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, तो फॉर आइडियल फ्लूइड द विस्कस फोर्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो, इसको भी क्या कर सकता हूं मैं, इसको भी मैं कर दूं मैं जीरो, दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो। और देखते हैं Ft इज द टर्बुलेंस फोर्स। दो तरह के फोर्स है, लैमिनार फोर्स, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो ये लगाऊंगा मैं टर्बुलेंट फोर्स, टर्बुलेंट फ्लो बनेगा। लेकिन अगर किसी फ्लो में केवल लैमिनार फ्लो होगा तो ये फोर्स क्या रहेगा हमारा नेग्लिजिबल। तो फॉर लैमिनार फ्लो लिख दूं मैं यहां पे, अगर फ्लो हमारा लैमिनार है, फॉर लैमिनार फ्लो F टर्बुलेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर फ्लो लैमिनार है तो टर्बुलेंस फोर्स नहीं मिलेगा, अगर फ्लो हमारा आइडियल है तो विस्कस फोर्स नहीं मिलेगा। और ये बहुत नेग्लिजिबल होते हैं हमारे कौन-कौन से, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, तो इनको भी हम लोग नेगलेक्ट मार सकते हैं। तो इसको भी मैंने क्या किया, जो टर्बुलेंस फोर्स को कर दिया जीरो। अब देखोगे जितने फोर्स हमारे लग रहे थे किसी फ्लूइड को इनर्शिया देने के लिए, इसमें से अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि फ्लूइड अगर आइडियल है, फ्लूइड मेरा अगर लैमिनार फ्लो में है, तो इस केस में मैं इन फोर्सेस को नेगेटिव मान सकता हूं। तो रिमेनिंग फोर्स क्या बचेगा मेरे पास, इनर्शिया फोर्स इज रिस्पांसिबल, इसके कौन रिस्पांसिबल बता केवल ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। तो वी कैन राइट हियर
So you can write here inertia force is nothing equal to pressure force plus gravity force is equal to ma. ये जो इक्वेशन हमारी आई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज यूलर इक्वेशन. इसे बोलते हैं हम लोग यूलर्स इक्वेशन. यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. इसी इक्वेशन को बोलते हैं यूलर इक्वेशन, जिसमें यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई फोर्स मूव कर रहा है यानी फ्लो कर रहा है तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल है? केवल ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स. बाकी सब फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल. तो अब ये यूलर इक्वेशन के लिए हमारे कुछ असम्पशन हो गए. कौन से असम्पशन हो गए? ये वाले. हमने फ्लूइड कैसा माना है? आइडियल माना है तभी तो हमने एफ0 करा है. फ्लूइड को हमने लेवल माना है तभी तो हमने एफ0 किया है. तो यूलर इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हमने कुछ असम्पशन माने हैं जिससे हमारी इक्वेशन निकल रही है. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द यूलर इक्वेशन. और इसी यूलर इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं. हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द बर्नौली इक्वेशन. तो बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव फ्रॉम दिस यूलर इक्वेशन सेट. इसी इक्वेशन से हम लोग बर्नौली इक्वेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं. तो नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज द बर्नौली इक्वेशन. तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में देखते हैं. यहाँ पे व्हाट इज द बर्नौली इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम. ठीक, यू कैन राइट हियर Bernoulli principle is a fundamental principle in fluid dynamics that relates the pressure within a fluid to the speed of the fluid motion. यानी कि प्रेशर में और वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप आपको देता है. सो बर्नौली थ्योरम और बर्नौली इक्वेशन प्रोवाइड्स अ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द फ्लूइड. नेक्स्ट, Bernoulli principle is formulated into an equation. जो Bernoulli principle है इसको इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं. दैट फॉर्मुलेटेड इक्वेशन इज कॉल्ड एज द Bernoulli इक्वेशन. सो Bernoulli इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द Bernoulli थ्योरम इन अ इक्वेशन फॉर्म. तो Bernoulli का जो थ्योरम थी, Bernoulli का स्टेटमेंट था, उसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा. सो Bernoulli थ्योरम या Bernoulli प्रिंसिपल इन इक्वेशन फॉर्म इज कॉल्ड एज द Bernoulli इक्वेशन. इसे बोलते हैं Bernoulli इक्वेशन. तो Bernoulli इक्वेशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम द यूलर इक्वेशन. जैसे मैंने पीछे बताया था, तो जो यूलर इक्वेशन है हमारी, यूलर इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्राइव द Bernoulli इक्वेशन. तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पिछले क्वेश्चन में जब मैंने दिखाया था आपको, वहां पे क्या पूछा था उसने कि हाउ यू कैन ड्राइव द Bernoulli इक्वेशन फ्रॉम द यूलर इक्वेशन. तो यूलर इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग यूलर इक्वेशन यूज करते हुए Bernoulli इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा यूलर इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन अलग स्ट्रीमलाइन एंड इट्स इंटीग्रेशन. यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन अलग स्ट्रीमलाइन है, एक फ्लो जब देखेंगे हम स्ट्रीमलाइन में, उसमें हम लोग यूलर इक्वेशन अप्लाई करके Bernoulli इक्वेशन को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं. नेक्स्ट है Bernoulli इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. ये किस पर रिलेशन देता है आपको? सो द Bernoulli इक्वेशन प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर एनर्जी. तो तीन एनर्जी में, ये तीनों की तीनों मैकेनिकल एनर्जी हैं, इन तीनों एनर्जीज में एक रिलेशनशिप देता है. दैट इज कॉल्ड द Bernoulli थ्योरम और Bernoulli प्रिंसिपल. इसका स्टेटमेंट भी है. स्टेटमेंट क्या है देखिए यहाँ पे. Bernoulli इक्वेशन स्टेट दैट in an incompressible and inviscid fluid the total mechanical energy which is the sum of, इसकी समय देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे आपके लिए जो हमने बात की थी, which is the sum of pressure energy, which is the sum of pressure energy, which is the sum of pressure energy, kinetic energy and the potential energy. तो तीन एनर्जी की बात की थी, kinetic energy की, pressure energy और potential energy. इन तीनों में क्या बोलेंगे हम इसको? mechanical energy. So Bernoulli equation states that for an incompressible and inviscid fluid the total mechanical energy which is the sum of its pressure energy, kinetic energy and the potential energy per unit volume remain constant along a streamline of a fluid flow. जब कोई fluid flow कर रहा होगा तो क्या होंगी? तीन एनर्जी हमारी क्या रहेंगी? These energy will remain constant. ये हमारा Bernoulli का स्टेटमेंट या Bernoulli थ्योरम. अब Bernoulli इक्वेशन को ड्राइव कैसे करना है इससे पहले हम क्या करते हैं? We will make some assumptions. तो हमने जो यूलर इक्वेशन ड्राइव की है, तो यूलर इक्वेशन में जो मैंने, बिकॉज़ वी आर ड्राइविंग द दिस Bernoulli थ्योरम फ्रॉम यूलर इक्वेशन. अगर मैं इसको यूलर इक्वेशन से ड्राइव कर रहा हूं, इसका मतलब जो assumption हमने यूलर इक्वेशन माने थे वही assumption हमारे किसके लिए बताएंगे? Bernoulli इक्वेशन के लिए भी. तो what are the assumptions for the Bernoulli equation? I'm writing here. These are the some assumptions which are made for the assumption also the Bernoulli equations. जो assumption यूलर इक्वेशन के हैं वही assumption हमारे Bernoulli इक्वेशन की हो जाएंगे. assumption क्या है? Only gravity force and pressure force are considered. जो यूलर इक्वेशन को क्या हमने ड्राइव की थी? F inertia is equal to only pressure force and gravity force. Fp plus Fg is equal to ma. यही हमारी यूलर इक्वेशन. इस यूलर इक्वेशन में से क्या कंसीडर किया है? वी हैव कंसीडर्ड ओनली टू फोर्सेस, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स एंड द प्रेशर फोर्स. तो पहला असम्पशन हमारा ये रहेगा, ओनली ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर कंसीडर्ड. नेक्स्ट, द फ्लो मस्ट बी स्टडी एंड कंटीन्यूअस. यानी टाइम के साथ कोई भी पैरामीटर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा फ्लो इनकम्प्रेसिबल. फ्लो इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या रहेगा हमारा? डेंसिटी में क्या रहनी चाहिए? दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ये डेंसिटी फ्लूइड की चेंज नहीं होगी, फ्लूइड फ्लो करेगा. नेक्स्ट हमारा द फ्लूइड इज आइडियल. यानी नॉन विस्कस विस्कोसिटी क्या है हमारी? 0. विस्कोसिटी 0 तभी हमने क्या किया इसका? विस्कस फोर्स को 0 किया हुआ है. तो पीछे यूलर इक्वेशन ड्राइव करके हमको 0 माना है. इसका मतलब जो माना है कि विस्कोसिटी 0 है, यानी फ्लूइड कैसा हमारा चल रहा है? आइडियल फ्लूइड है. नेक्स्ट हमारा फ्लूइड इज रोटेशनल. यानी कि फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो अपने एक्सिस पे क्या करेंगे? रोटेट नहीं करेंगे. तो फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो अपने एक्सिस पे खुद से रोटेट नहीं करेंगे. दिस इज आवर नेक्स्ट असम्पशन. लास्ट वन है द फ्लो इज वन डायमेंशनल, दैट इज अलोंग द स्ट्रीमलाइन ओनली. यानी फ्लूइड को मैं क्या मानूंगा? एक डायरेक्शन मानूंगा जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा. तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा along the direction of streamline. So these are the some common assumptions which are made for the Euler equation as well as we are driving the Bernoulli equation from the Euler equation. So these assumptions are same and written for the assumption of the Bernoulli equations. यहाँ पे इनको भी आप लोग चेंज करके लिख सकते हो. चलिए आगे देखते हैं. तो अब कैसे देखिए Bernoulli equation ड्राइव कैसे करना है Euler equation. तो Euler equation of motion को सेम कैसे ड्राइव करेंगे Bernoulli equation वो हमें देखना है. तो देखिए ये कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है. ये डायग्राम दिखाई आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द स्ट्रीमलाइन. आप इसको छोड़ दीजिए, पहले हम चलते हैं सीधा मैनुअली जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं. यू कैन सी हियर, आप यहां देखिएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है मेरा इस तरीके से along the streamline S. ठीक है, कोई फ्लूइड है जिसकी स्ट्रीमलाइन S की डायरेक्शन में पास ये वाली मिल रही है. अब मैंने क्या किया? मैंने इस फ्लूइड में एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया. लेट्स टेक स्मॉल एलिमेंट. ये मैंने मान लिया. तो लेट्स टेक कि भाई ये जो है ये है मेरा स्मॉल एलिमेंटल एरिया ऑफ अ फ्लूइड. ठीक, तो लेट्स टेक assumption लेट तो यहां पे लेट रो विल बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग. हमने डेंसिटी से रो मान लिया क्योंकि फ्लूइड में कैसा माना है? बिकॉज़ फ्लूइड इज, क्योंकि फ्लूइड कैसा हमारा? फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. जब इनकम्प्रेसिबल है यानी कि रो क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट. तो फिर एक ही डेंसिटी मानी तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वैसे दैट इज सपोज दैट इज द रो. अब जो मैंने एरिया माना है, लेट्स सपोज दैट द एलिमेंटल एरिया इज dA. जो एलिमेंटल एरिया लेट्स टेक, ये जो एलिमेंटल एरिया मेरा लेट्स टेक से दिस एलिमेंटल एरिया इज dA. तो dA इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एलिमेंटल फ्लूइड. ठीक है, तो dA में क्या माना? दैट इज द एलिमेंटल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ लेट्स टेक सपोज इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे. ठीक है, इनकी जो हाइट है कोई भी डाटा लाइन मान लेंगे. तो अगर मैं डाटा लाइन को मान लो फॉर एग्जांपल, मैं ले लेता हूं डाटा लाइन यहाँ से जरा. डाटा लाइन को कलर चूज कर लेते हैं इसमें लाइक येलो वाला. तो सपोज ये हमारी डाटा लाइन है, यानी जहां से हमको रेफरेंस चल रहा है. दिस इज रेफरेंस लाइन व्हिच इज कॉल्ड एज द डाटा लाइन. तो इसको मैं लिखते हैं यहाँ पे डाटा लाइन. दिस इज द डाटा लाइन. तो यहाँ से इन दो पॉइंट्स की जो स्ट्रीमलाइन में एलिमेंट बना है इनकी हाइट मान लेंगे. लेट्स टेक ये जो हाइट है वो मान लेता हूँ मैं, तो ले लेते हैं कलर व्हाइट लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं. चलो लेट्स टेक दिस इज द हाइट ऑफ दिस पॉइंट एंड कलर चेंज कर लेता हूँ जरा. वो ले लेते हैं, चलिए येलो कर देते हैं. लेट्स सपोज नहीं ये भी मिक्स हो गया. थोड़ा सा पता ऐसे लेता हूं जो आपको क्लियरली विजिबल रहे.
चलो ये इस पॉइंट की हाइट सपोज ये वाली हुई और इस पॉइंट की हाइट सपोज ये वाली। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि भाई ये जो हाइट है लेट्स टेक, ये भाई पॉइंट इसको मान लो पॉइंट 1 या सेक्शन 1, इसको मान लो सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो ये मेरा हाइट हो गया z1, फॉर एग्जांपल द हाइट ऑफ द सेक्शन 1 इज z1, सपोज द हाइट ऑफ द सेक्शन 2 इज z2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और यू कैन से द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फ्लूइड एलिमेंट इन टाइम dt। तो नेक्स्ट यहाँ पे z1 एंड z2 मैं लिखता हूं, z1 एंड z2 इज इक्वल आर हाइट्स ऑफ सेक्शन 1 1 एंड 2 2 रिस्पेक्टिवली। यानी 1 और 2 की जो हाइट है वो कितनी वाली z1 एंड z2। ठीक, इसके अलावा क्या बनाया हमने ds, ds इज नथिंग बट दिस इज द लेंथ ऑफ एलिमेंटल, the length of elemental fluid particle, or you can say the distance traveled by the fluid particle from section 1 to section 2। तो मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ, the distance or the distance traveled by fluid element from 1 1 to section 2 2। ठीक है, जैसा आप समझे वापस समझ सकते हो कि भाई ये आपका ds हमारा क्या है, तो this is distance traveled by the fluid element in time dt, in time dt टाइम में कितना मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रो हो गया, z1 z2 हो गया, d हो गया। अब देखिए dz, अब मैं इसको dz में एक और क्वांटिटी यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर। देखिए अगर मैं ऐसा बनाऊं, आई सॉरी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूं फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है, तो यू कैन सी यहां तक की हाइट कितनी होगी, जितनी की z1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, दिस डिफरेंस विल बी गेट इज इक्वल टू dz। dz इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द z2 माइनस के z। ठीक है, दोनों हाइट का डिफरेंस इज इक्वल टू दी d1 z dz, z2 माइनस के z1। इसके अलावा इस फ्लूइड का जो वेट रहेगा, द वेट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट दिस वन, लेट्स टेक ये जो इसका फ्लूइड का जो वेट है, ये वेट हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। ठीक है, तो दिस वेट इज इक्वल टू mg व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये पावर गायब हो रहा है ना, इसको नाउ जो वेट है इसका mg वो किस एंगल थीटा पे कर रहा है, सपोज द थीटा एंगल, द एंगल मेड बाय बिटवीन दिस स्ट्रीम लाइन एंड दिस वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द थीटा। तो मैं लिखूंगा m इज द नथिंग बट इट इज द मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ। ठीक है, तो मास ऑफ द एलिमेंट कितना हो गया मेरे पास m। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू कितना होगा mg, यानी कि जो नीचे का थीटा एंगल पे, तो थीटा इज नथिंग बट थीटा इज द एंगल, थीटा हमारा क्या है, एंगल है इसी के बीच में, दिस इज द एंगल मेड बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपका वेट लग रहा है। तो फ्लूइड मूव कर रहा है, तो वेट नीचे चल रहा है थीटा एंगल पे अलोंग फ्रॉम द स्ट्रीम लाइन। दो पॉइंट है इनमें प्रेशर, मान लेते सपोज दैट द प्रेशर एट पॉइंट सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2 आर p1 एंड p2। लेट अस टेक दिस इज द प्रेशर p1 एंड यहां पे मान लो प्रेशर p2, दिस इज द प्रेशर p2। ठीक है, तो प्रेशर p1 है, प्रेशर p2 है, तो लिख दो उसको लेट एंड p1 एंड p2 आर द प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 2, एट सेक्शन 1 1 एंड 2। तो जितने प्रेशर मैंने मांगे थे इस मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, जब हमारा फ्लूइड मूव करेगा तो फ्लूइड मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रीम लाइन, तो किसी प्रेशर कर रहा है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कर रहा होगा, सपोज ये एक प्रेशर है p1 ये वाला, और ये मेरा p2 प्रेशर है ये वाला, दिस इज द प्रेशर p2। तो ये जो कट किया हमने एलिमेंट, दोनों तरफ प्रेशर लगा होगा, ये प्रेशर p है, ds डिस्टेंस पर मैंने प्रेशर कितना मेरे पास p2 है, तो p1 इज नथिंग बट p2 इज नथिंग बट p2 इज इक्वल टू लिख दूंगा, इट इज इक्वल टू दी p प्लस dp। ठीक है, p प्लस dp, और जो p1 है इस पे मान लो प्रेशर में p1। तो लेट अगर p1 इज जो पॉइंट 1 पे सेक्शन में प्रेशर है p1 इज इक्वल टू p, तो 2 पे p2 इज नथिंग बट p प्लस dp, यानी p से तुम्हें एक्स्ट्रा प्रेशर मिला है, तो d की वजह से ऐड कर दिया डेल्टा p। p1 एंड p2 आर द प्रेशर सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 1 1 सेक्शन 2 पे क्या वैल्यू है प्रेशर वाले पे p1 एंड p2, ये सारे प्रेशर हमारे हो चुके हैं। नाउ अब मैं यूज करूंगा, वी नो दैट सिंस वी फ्रॉम यूलर इक्वेशन, सो फ्रॉम यूलर इक्वेशन वी कैन राइट इक्वेशन इज इक्वेशन, यूलर इक्वेशन में राइट की दैट इज द इनर्शिया फोर्स नथिंग बट इज इक्वल टू द प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो दिस इज द यूलर इक्वेशन। तो आप इस यूलर इक्वेशन को यूज करेंगे और जो भी हमारे पास प्रेशर फोर्स वैल्यू मिलेगी उस प्रेशर फोर्स वैल्यू को और ग्रेविटी फोर्स वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू fp प्लस mg इज इक्वल टू ma, दिस इज द यूलर इक्वेशन, हमारे पास यूलर इक्वेशन है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर फोर्सेस एंड ग्रेविटी फोर्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन, तो मैं क्या पुट करूंगा यहां पे अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ये वैल्यू पुट कर दूंगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यानी स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उसको सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दूंगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एफ हमने क्या माना हुआ प्रेशर फोर्स p1 और p2 यानी p है, तो वी ऑल नो दैट जो प्रेशर होता है इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स निकलेगा कैसे निकलेगा, दैट इज द मल्टीप्लाई बाय द प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो जो प्रेशर की वैल्यू है p1 p2 यानी जो हमारी वैल्यू है p1 p2 की, इन p1 p2 में अगर एरिया में मल्टीप्लाई करूंगा तो विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर फोर्स। तो ये प्रेशर फोर्स को पुट करूंगा, तो fp प्लस fg, fp वैल्यू पुट करूंगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू दिस p1 और यहां पे दैट इज इक्वल टू फोर्स p2, एक फ्लूइड एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट को दोनों से फोर्स लगेगा। हम देखिए स्ट्रीम लाइन में फ्लूइड एलिमेंट मान लिया, तो उस एलिमेंट को दोनों से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लग रहा है और यहां से फोर्स लग रहा है, दोनों से फोर्स लगेगा। यहां का फोर्स हमारा ज्यादा है p प्लस dt, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा f इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स इज नथिंग बट p इनटू da, यानी कि जो प्रेशर फोर्स p है सेक्शन 1 1, तो वहां पर फोर्स p1 इक्वल टू p, तो p इनटू da, दिस इज द प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1 1 एंड p2 इनटू da, p2 का मतलब p प्लस dp इनटू da एट पॉइंट 2। लेकिन डायरेक्शन कैसे हमारी अपोजिट, अगर इधर को पॉजिटिव मान चलता है तो इधर डायरेक्शन क्या मानेंगे हम लोग नेगेटिव, तो इधर के मान लो हमें माइनस p प्लस dp इनटू da। ठीक है, तो ये क्या होगा, these are the pressure force, these are the pressure forces which are acting on fluid element at point 1 at point 2, यानी कि सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे प्रेशर फोर्स लग रहा है मेरा, ये लग रहा है, प्लस आपके लेना है f यानी ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स mg लग रहा है या इसकी ग्रेविटी फोर्स या वेट फोर्स। तो अब इसका कंपोनेंट लेना है अलोंग स्ट्रीम लाइन, तो थीटा का बना रहा है, तो इसको कंपोनेंट होगा स्ट्रीम लाइन के अलोंग, तो इसका कंपोनेंट कितना बन रहा है mg का cos कंपोनेंट, और डायरेक्शन क्या मिलेगी ये वाली, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन। हमने उधर को पॉजिटिव माना स्ट्रीम को, और डायरेक्शन को क्या माना हम लोग नेगेटिव, तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा मुझे मिल रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरे पास आ गया माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। ये मैंने हमारी जो यूलर इक्वेशन थी उसमें प्रेशर फोर्स की वैल्यू और ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू पुट कर दिया। तो मैं लिख दूंगा यहां पे आपको याद है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर फोर्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फोर्स एंड दिस इज एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ठीक है, हमारा क्या F इज इक्वल टू ma का वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, p इनटू da माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इनटू da और अगेन माइनस dp इनटू da। ये मैं एक्सपेंड करते हैं इस ब्रैकेट को, माइनस
mg cos थीटा mg। अब देखिए m को मैं यहां पे यही कर दूंगा, मैं राइटिंग दिस मास m, इसको मैं यहां पे चूज कर सकता हूं किस तरीके से, वी कैन राइट हियर वी नो दैट डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब v, और वॉल्यूम क्या है इस एलिमेंट का, देखिए इस एलिमेंट में वॉल्यूम आएगा दैट इज नथिंग बट, तो वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दी, कितना है देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू जो इसका एलिमेंट का क्रॉस एरिया dA है, dA मल्टीप्लाइड बाय दी जो इसकी एलिमेंट की लेंथ है ds, dA इनटू ds विल गिव द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, रो इनटू dv इनटू dA इनटू ds, ठीक है, एरिया इनटू ds, ठीक है। तो मैं मास के कर सकता हूं रो इनटू dA इनटू ds, और ये क्या है मेरा, दिस इज दी वॉल्यूम। इसको मैं नोट करता हूं, आप लोग याद रहेगा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दी dA इनटू ds, ठीक है, दिस इज दी, ये मेरा वॉल्यूम लिखा हूं, मुझे सब लिख पड़ेगा तो आपको याद रहेगा कि मैंने वॉल्यूम क्या पुट किया हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं साथ साथ पुट कर दे रहा हूं, आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ m, m इज इक्वल टू नथिंग बट रो इनटू dA इनटू में ds, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया इनटू g cos थीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली m की वैल्यू यहां पे भी राइट साइड में भी क्या आएगा, रो इनटू dA इनटू ds, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करना है dv अपॉन dt, सिंस वी ऑल नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी dv अपॉन dt, चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मेरा कैंसिल करेगा, p into d से p into d कट जाएगा, तो मैंने क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास माइनस के dp into da माइनस रो इनटू d into ds g cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, आपको बताऊं थोड़ा सा, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, जिस ट्रायंगल p1 से p2 और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं फॉर योर रेफरेंस, दिस एंड दिस, यानी कि ये वाला इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है हमारा ट्रायंगल, तो ये राइट कितनी हमारी dz जो डिफरेंस है, ये इंक्लिनेशन यानी कि जो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हमारा ds के बराबर है, ये ds हो गया, और जो एंगल थीटा बन रहा है mg से, ये एंगल कितना बचेगा ऊपर की तरफ, थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल से अगर मैं cos थीटा को निकालूं, तो आई एम राइट मेकिंग दिस ट्रायंगल अगेन हियर, तो इससे मैं अगर मैं आपसे पूछूं, दिस इज द थीटा, दिस इज द dz, दिस इज द ds, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल से आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारे केस में dz, और वो कितना है हाइपोटेन्यूज ds, यानी वी कैन राइट dz इज इक्वल टू, dz कितनी है, इट इज इक्वल टू ds इनटू cos थीटा। तो मैं इसको भी यहां पे लिख सकता हूं dz को ds cos थीटा, तो आई एम राइटिंग हियर माइनस के p इनटू d हो गया हमारा, सो रो इनटू da, रो इनटू da। अब देखिए यहां पे जो टर्म लिखा हुआ कौन सा वाला, ds cos थीटा, तो ds cos थीटा का फॉर्मूला राइट से ना dz, इन दोनों जगह पुट dz, फिर मेरे पास dz da इनटू dz, da इनटू dz इनटू g, ठीक है। तो ds cos थीटा में क्या पुट कर दिया, यहां पे dz पुट कर दिया, dz इनटू g आ गया इज इक्वल टू रो इनटू da इनटू ds, ठीक है, और dv अपॉन dt, और मैं इसमें साथ साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे ds अपॉन ds से ऊपर और ds से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी इक्वेशन मैंने ds से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ds से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट, माइनस के dp इनटू da, इसको सॉल्व करेंगे पता आगे, माइनस के रो इनटू d। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करूंगा, a से डिवाइड करता हूं, वी कैन क्या कर सकते हैं, इसको a से डिवाइड कर सकते हैं, तो आई एम राइटिंग हियर डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग बाय da, तो ds को डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा यहां पे, इट विल इक्वल टू माइनस dp माइनस के रो, माइनस के रो इनटू d हो जाएगा, यहां पे जहां से हम d हटाना, सब हो जाएगा d, यहां भी आ रहा है, d, यहां भी आ रहा है, d, यहां भी आ रहा है, तो d से डिवाइड कर दो, d तीनों राइट लेफ्ट साइड साइड आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा मेरे पास रो इनटू dz, रो इनटू g इनटू dz इक्वल टू d तो बढ़ गया रो इनटू, अब देखिए यहां पे ds से जो ds है, अच्छा da एक सेकंड, ये ऊपर ds है, दिस इज आल्सो ds, ये रो इनटू da इनटू ds, इसको ds रखना है, ये ds है, ठीक है, ये ds लिखा हुआ है, तो ds के ds का हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन कैंसिल आउट द ds फ्रॉम दिस ds, तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, अब बचेगा मेरे पास रिमेनिंग रो इनटू d तो डिवाइड हो गया, ds से ds कट गया, अब ds अपॉन dt क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt बन जाएगा वेलोसिटी, ds अपॉन dt क्या बन जाएगा मेरे पास वेलोसिटी, और इनटू dv, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी v, ठीक है, सब लिखा हुआ है ना, चेक कर लीजिए, पढ़ेंगे इसको, ds अपॉन dt को मैंने क्या किया पुट v, तो इसलिए यहां पे ds अपॉन dt का वैल्यू पूरा v, और dv को मैंने एज छोड़ दिया यहां पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको आगे, माइनस के dp माइनस के dp माइनस dp माइनस के रो जी इनटू dz, और इसको भी मैं कर लेता हूं माइनस के रो इनटू v इनटू dv, माइनस के रो इनटू v इनटू dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट्स, तो जहां जहां से लिमिट वेरी कर लेंगे हम लोग यहां पर उसकी लिमिट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो बिफोर इंटीग्रेशन तो मैं थोड़ा सा और फर्दर रिजॉल्व करता हूं, आई एम डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय द रो जी, ठीक है, तो रो जी से डिवाइड कर देते हैं एक बार, तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय रो जी, इसलिए तो मैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय रो इनटू जी, जहां से रो जी है वहां से हटा देंगे, और इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस के dp, यहां पे तो रो जी है नहीं, यहां पे नीचे रो जी आ जाएगा, माइनस के रो जी यहां पे लिखा हुआ है, रो जी आ जाएगा, तो कितना देगा माइनस के dz, और ये है मेरा माइनस रो तो रो आ जाएगा, जी बचेगा, यानी कि v इनटू dv अपॉन g इज इक्वल टू 0। तो रो जी से डिवाइड करने में इक्वेशन, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बची, अब मैं क्या करूं, उसको विद इन द लिमिट इंटीग्रेट कर दूं, आई एम इंटीग्रेटिंग दिस विद इन द लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग दिस p, दिस dz एंड दिस dv, तो कैन राइट, इस पे काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम लिख लीजिए, तो ऑन इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स, विद इन द इसको लिमिट्स हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहां पे माइनस के del p dp अपॉन रो जी माइनस के v इनटू dv अपॉन g, और इसको बाहर dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स, कितना करेंगे यहां पे, ये भी इंटीग्रेट होगा, ये भी इंटीग्रेट होगा, ये भी इंटीग्रेट होगा, लिमिट देखिए यहां पे क्या आएगी, चेक द लिमिट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लिमिट की बात कर रहा हूं, p कहां से वेरी करेगा, तो p से मेरा वेरी कर रहा है, इट इज वेरी फ्रॉम p1 टू p2, तो p1 से p2 वेरी कर रहा है, तो इसलिए मैं लिमिट से वेरी कर दिया प्रेशर की p1 से p2 तक। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या मान रहा है यहां पे, वेलोसिटी सपोज पॉइंट 1 पे मान लो, यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, लेट्स से इस पे वेलोसिटी पॉइंट v पे v1 है, और पॉइंट 2 पे वेलोसिटी सपोज v2 है, इसको लिख लेना नहीं, इसको साइड में लिख देता हूं यहां पे, लेट v1 एंड v2 आर दी, लिख देता हूं मैं कहीं, मान लेते हैं v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज, तो पॉइंट 1 पर और जो वेलोसिटी है एट 1 एंड 2 तो 1 पर 2 पे वेलोसिटी मान लो v1 से v2 है, तो जो dv है ये कहां से इंटीग्रेट होगा, इट विल बी इंटीग्रेट फ्रॉम v1 टू v2, तो v1 से v2 इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और
ये कहां से हाइट वेरी कर रही है फ्रॉम z1 से z2 तक, तो इसके लिए पुट कर दूंगा z1 टू z2, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा रहेगा। अब देखिए नेगेटिव से मैं डिवाइड करूंगा तो माइनस निकाल देते बाहर, तो माइनस निकालने कितना बचेगा, dp अपॉन rho g इंटीग्रेशन p1 से p2 प्लस v इनटू dv अपॉन g इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 से v2 प्लस dz इंटीग्रेशन फ्रॉम z1 टू z2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने माइनस निकाल के पूरा बाहर कर दिया, तो मेरे पास ये वाला। अब इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कितना आएगा देखिए यहाँ पे, यू विल गेट आफ्टर इंटीग्रेशन, यू विल गेट आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको जब यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ मैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका आएगा p रोजी कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास p, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा मेरे पास p लिमिट वेरी फ्रॉम p1 टू p2 अपॉन रोजी, p1 अपॉन रोजी, नॉट p, इट इज p1 अपॉन रोजी, p अपॉन रोजी लिमिट वेरी फ्रॉम p1 टू p2 प्लस v इनटू dv, तो v कितना जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g लिमिट वेरी फ्रॉम v1 टू v2 प्लस dz का हो जाएगा z इंटीग्रेशन के बाद लिमिट वेरी फ्रॉम z1 टू z2 इक्वल टू 0। तो अब लिमिट पुट करके कितना आएगा देखिए, p2 माइनस के p1 अपॉन रोजी प्लस के v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस के z2 माइनस के z1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमने क्या किया, हमने सर ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ऑन पुटिंग लिमिट्स, ठीक है। कितना बन जाएगा यहाँ पे मेरे इक्वेशन कितना बन जाएगा, यू विल गेट, अब इसको मैं वन बाय टू में कर लूं, टोटल कर लेता हूं, तो कितना आएगा p1 अपॉन रोजी प्लस जो माइनस वाला कर लूंगा v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस के z1, ठीक है। p1 से उधर लेके पॉजिटिव बन जाएंगे इज इक्वल टू ये बन जाएगा p2 अपॉन रोजी, v2 अपॉन रोजी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस के z2 इज इक्वल टू ये आ गया z2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इट इज इक्वल टू दी, ठीक है। तो कितना हमारा ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय 1 करने का उधर लेगा और 2 बाय इधर रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करके लिया, ये वाला इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बर्नौली इक्वेशन। इसको लिखकर मैं सिंगल फॉर्म लिखूं तो p अपॉन rho g प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस के z इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बर्नौली इक्वेशन, इसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी ड्राइव आती है बर्नौली इक्वेशन, दिस इज द ड्राइव्ड बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। तो हम लोग कैसे इधर इक्वेशन यूज करते हुए इसमें प्रेशर फोर्स की वैल्यू और ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू पुट करके इसमें निकाल सकते हैं हम लोग बर्नौली इक्वेशन को। जो हमारा स्टेटमेंट था, जो ये वाली p अपॉन rho g क्या करता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रेशर हेड, v स्क्वायर अपॉन 2g इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी एंड z इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल है। तो तीनों में कितना आता है हमारा कांस्टेंट आता है। तो हमारे स्टेटमेंट ये लिखा होता है, स्टार्ट होता है, इट स्टेट्स दैट फॉर एन इनकंप्रेसिबल एंड इनविस्किड फ्लूइड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कौन सी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो p अपॉन लिख मैंने p अपॉन rho g इज नथिंग बट दिस इज द प्रेशर हेड, और जो v स्क्वायर अपॉन 2g आया है दिस इज द वेलोसिटी हेड, और जो z आया है दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल हेड। तीनों का समीकरण आ रहा है, क्या है हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो हमारी इक्वेशन आई थी p अपॉन rho g प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बर्नौली इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इतना पढ़िएगा, इसी बात पे हम लोग पढ़िएगा इसकी एप्लीकेशंस और इस पे लॉसेस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तब तक आप से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।